नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुकेश नौटियाल पर। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ उत्तराखंड लेक्चरर मैथमेटिक्स। तो मैं फिर आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको उत्तराखंड में मैथमेटिक्स लेक्चरर बनना है तो आज जो बातें मैं आपको बताऊँगा, और ये बातें सिर्फ ऐसे नहीं है कि बता दी, नहीं, इसके पीछे एनालिसिस है, साइंटिफिक भी है, और जो पुराने पेपर हैं वो भी मैंने एनालाइज करे हैं, और बहुत सारे फैक्ट हैं जो आज तक के पेपर हुए हैं मैथ्स के, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर है, चाहे स्टैटिकल ऑफिसर है, चाहे अभी एएसओ का पेपर हुआ था, या 2 बार उत्तराखंड लेक्चरर मैथमेटिक्स का पेपर हो चुका है। तो उसको मैंने एनालाइज करा है। कुछ मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की भी मदद ली है। तो कई जगह से एनालाइज करके मैं आप लोगों के लिए एक जो है कि ब्लूप्रिंट कहेंगे आप उसको, कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर आ सकता है, किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 में क्या ज़्यादा पढ़ें, पेपर 2 में क्या ज़्यादा पढ़ें, या कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो हमें सफलता दिलाने में ज़्यादा मदद कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ पर हम बात करेंगे, और उन्हीं बातों के लिए मैंने इस एनालिसिस आज पूरा करा है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का एनालिसिस है मैथमेटिक्स के। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को वेल प्लान तरीके से निकलना है और तैयारी करनी है, तो अगर आप मेरे कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको पेपर 1 और पेपर 2 रिकॉर्डेड या लाइव क्लासेस किसी से भी आप जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 98975443 और 79। तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं 9897544379 पर। डायरेक्ट कॉल करके आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें लाइव क्लासेस भी हैं और रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, और जो है आप मेरे डिफरेंट प्लेटफॉर्म हैं, यहाँ पर भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम, फेसबुक पेज है, व्हाट्सएप चैनल है मेरा। तो आप लोग, और ये डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कवर करता हूँ। तो चलो अब बात करते हैं एनालिसिस की, कि जो कंप्लीट एनालिसिस मैं लेके आया हूँ उसमें कौन सा टॉपिक कितना है और कौन सा टॉपिक क्या है। और मैंने फिर कहा कि मैंने ऐसा भी एनालिसिस जो करा है उसके पीछे कोई आधार है। आधार क्या है? जो अभी तक यूकेपीएससी के मैथमेटिक्स के पेपर हैं। अब जैसे आपने देखा है 2 पेपर हुए लेक्चरर में, अभी एएसओ में हुआ था, उससे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स का भी एग्ज़ाम हुआ था। तो उन सब को भले अब एग्जैक्ट तो नहीं कहूँगा कि ये एग्जैक्ट हो जाएगा, लेकिन लगभग लगभग ये पैटर्न रखेंगे वो लोग, क्योंकि और एनालिसिस भी मैंने 2 तरीके से किया है। 2 तरीके से मतलब कि एक जैसे इन्होंने क्या करा है कि 2D एक पेपर में दे दिए पेपर 1 में, और 3D पेपर 2 में दे दिया। तो मैंने एक एनालिसिस तो पेपर वाइज करा है, और एक एनालिसिस ऐसा करा है कि पूरा कंबाइंड, मतलब समझ रहे हो, जैसे 2D 3D को पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेक्शन में अगर ले लें तो वो टोटल कितने मार्क्स का बन सकता है। तो दोनों एनालिसिस आप देख लीजिए तो आपको लगेगा ठीक है। और प्रयास किया है मैंने कि लगभग लगभग सारे टॉपिक मैं कवर करूं, और कौन कौन से टॉपिक। तो एक बार आप सिलेबस तो लगभग लगभग सब लोग भाई जिन्हें निकलना है कम से कम वो सिलेबस तो देख चुके होंगे, है ना। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, रिलेशन फंक्शन ये पेपर 1 में है। ये क्या है, पेपर 1 का सिलेबस है, सीक्वेंस एंड सीरीज़, और लीनियर इनइक्वालिटी, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, है ना, और मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, वेक्टर एनालिसिस। तो मैं आपको बता दूं पेपर 1 में जो डोमिनेट करेगा वो ये वाला सेक्शन करेगा, है ना। ये मेरा मेरा देखो पर्सनल एनालिसिस भी है, और जो मैंने डिफरेंट करे हैं वो अलग है, वो एनालिसिस अलग है, उसको अलग करेंगे। तो मैं आपको दोनों एनालिसिस बता रहा हूँ। मैंने कहा कि पर्सनल मैंने जो मैं पढ़ा भी रहा हूँ, मैंने उसमें बोला है कि भैया ये वाला जो सेक्शन है आपका, क्योंकि देखो अगर 10 यूनिट होती तो 15 इंटू 10 कितना हो जाता, दैट इज़ 150, है ना। अगर मान लीजिए कि 10 यूनिट होती तो 15 10 की 150 हो जाता। 15 नंबर वो हर यूनिट को देते, पर ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हर यूनिट को 15 ही देने। भाई उन्हें भी पता रहता है कौन सी यूनिट आसान है, कौन सी यूनिट कठिन है, तो उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, क्वेश्चन अरेंज करते हैं। अब जैसे ये यूनिट है तो काफ़ी अच्छी यूनिट है, तो मैं फिर इसको दूंगा आपको, देखो इसको मैं दूंगा 20 से 25 मार्क्स दूंगा मैं इस यूनिट को आपको। 25 क्या,
25 तो मान के ही चलो, 25 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन 25 मान के चलो आप, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, सेट थ्योरी भी है, एम्प्टी फाइनाइट सेट, सबसेट, फिर ये जो मॉडर्न अलजेब्रा वाला सेक्शन है, क्योंकि यहाँ हर सेक्शन से क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो ग्रुप हो, सब ग्रुप हो, नॉर्मल सब ग्रुप है, क्वेश्चन ग्रुप है, होमोमार्फिज्म है, साइक्लिक ग्रुप है, परमुटेशन है, केले थ्योरम है, साइलो थ्योरम है। अब देखो साइलो थ्योरम के स्टेटमेंट, साइलो थ्योरम के स्टेटमेंट है ना, 3 स्टेटमेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मैंने अपने यूट्यूब में भी डाला हुआ है उसका वीडियो। और मैं आपको कहूँगा कि यूके लेक्चरर की 2 प्लेलिस्ट है, एक नए सिलेबस के अकॉर्डिंग और पुराना पुराना भी यही सिलेबस था, बस उसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, पेपर 1 और पेपर 2। तो आप उनको देखिए, उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने करा रखी हैं। एमसीक्यू भी अलग प्लेलिस्ट है हायर एजुकेशन के लिए, और इसके लिए सबके लिए प्लेलिस्ट मैंने बना रखी, तो एक बार देखना आप उसको। तो आई थिंक इसको दूंगा मैं 20 से 25 मार्क्स, है ना, इसको क्या देंगे हम 25 के करीब करीब। फिर अब आपका आता है 2D। देखो अब 2D यहाँ दे दिया और 3D सेकंड पेपर में दे दिया, तो मैं कह रहा हूँ एक एनालिसिस ऐसा भी करा है कि 2D और 3D का कंबाइंड बना रखा है, वो भी दिखा रहा हूँ अभी। लेकिन पहले मैं सिर्फ यहाँ के हिसाब से अगर मैं पेपर वाइज क्लासिफिकेशन करूँ, तो देखो इसमें जो कोनिक सेक्शन वाला सेक्शन है ना, ये कोनिक सेक्शन जिसमें पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, इलिप्स, ये जो है ये डोमिनेट करता है इसमें, स्ट्रेट लाइन। तो इसको आप अगर मैं दूं तो आई थिंक अगर मैं इसको देता हूँ 15 नंबर, तो 15 नंबर में से भी आप समझ लो कि 9 के करीब जो है, या 8 नंबर आप इसको दे देना कोनिक सेक्शन वाले को। कोनिक सेक्शन जो है ना, ये पूरा यहाँ से सर्कल, इलिप्स, पैराबोला। अब इसमें भी डिसाइड है कि जैसे ई सेंट्रिसिटी वाले क्वेश्चन है कि भाई आप बताओ सर्कल की ई सेंट्रिसिटी कितनी, पैराबोला, हाइपरबोला, और जो आपके कोनिक्स है। तो देखो इस बार कोनिक्स कौन कैसे बनता है, कोनिक्स ना, वो याद होगा आपने कि वो प्लेन पैरेलल काटते हैं उसके अलोंग, फिर वो एंगल, उस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो वो मैं किसी दूसरे दिन, आज मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, फिर मैं आपको टॉपिक वाइज भी बताऊंगा कि किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक वीडियो में वो भी दे दूंगा आपको, एक वीडियो में आपको वो भी दे दूंगा कि किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन वो अभी थोड़ा सा और, क्योंकि अभी मैं पढ़ा ही रहा हूँ इसको, वैसे मैंने पढ़ा रखा है, लेकिन फिर मैं आजकल पढ़ा रहा हूँ, तो फिर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कि हाँ मैं अपने लिए ब्लूप्रिंट बना रहा हूँ, तो कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन, जैसे भाई अब हाइपरबोला है, पैराबोला, एलिप्स है, सर्कल है, सबसे क्वेश्चन आना ही आना है। सर्कल से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, एलिप्स से भी 2 या 3 आ सकते हैं, पैराबोला से 1 या 2 आ सकता है, हाइपरबोला से 2 आ सकते हैं। तो ये फिक्स है कि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आते हैं, यहाँ से ऐसे आते हैं, है ना। तो वो चीज़ें भी डिस्कस करेंगे हम आपके लिए। लेकिन आज मैं यूनिट को डिवाइड कर रहा हूँ कि कौन सी यूनिट कितने नंबर की, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी साथ साथ हम, जैसे शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन है, तो मस्ट है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन से आना ही आना है, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्लियर है ना। तो और एक वो होता है क्या, ये डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, जो डिस्टेंस वाला होता है, पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन हो गया, या ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये जो इस पर डिस्टेंस निकालते हैं हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी आता ही आता है। एक वो इमेज वाला क्वेश्चन जो होता है कि भैया उसकी इमेज का क्या होगा वो क्वेश्चन। तो लेकिन आप मान के चलो 20 से 25 इसको, 15 में इस यूनिट को दे रहा हूँ। फिर मैं एक समराइज एनालिसिस भी बताऊंगा, वेक्टर एनालिसिस। तो देखो वेक्टर एनालिसिस भी अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इसमें ट्रिपल प्रोडक्ट भी है, थोड़े इसमें ट्रिकी क्वेश्चंस भी होते हैं। और दूसरी चीज़ विशेष ध्यान ये रखना आप लोग, कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको ध्यान किस चीज़ का रखना है, कि यार पढ़ना, देखो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी एग्ज़ाम को निकालते हो तो मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि हम कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें। ये नहीं कि सब चीज़ें कहाँ, देखो शॉर्टकट क्वेश्चन, अब भाई किसी को आते सब होंगे लेकिन उसको ट्रिक नहीं पता होगी, तो कहाँ से कर पाएगा वो। तो मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व होते हैं, ये भी ध्यान देना। फिर कौन सी ऐसी यूनिट हैं जो पूरी डोमिनेट करेंगी, अभी बताऊंगा मैं, पूरा वीडियो देखना आप लोग, तो सही बता रहा हूँ, स्किप मत करना। ये काफ़ी काम का वीडियो है, अगर आप देख लेते हैं एक बार और फिर बाद में पेपर में मिलाओगे आप, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो जैसे ये स्केलर प्रोडक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है ना, और वेक्टर प्रोडक्ट से भी बनता ही बनता है क्वेश्चन। तो वही मैं कह रहा हूँ, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो से क्वेश्चन बनता ही बनता है। फिर उसके बाद है आपका जो है ये मल्टीप्लिकेशन स्केलर पोजीशन। तो ये कुछ टॉपिक है जहाँ से ये ट्रिपल प्रोडक्ट का तो 100% क्या 200% मान के चलो क्वेश्चन आना ही आना है। 100 से ज़्यादा होता नहीं है, पर आप मान के चलो आना ही आना है क्वेश्चन। फिर ये मैट्रिसेस, तो इसको मैं कितने नंबर दूंगा, देखो मैंने इसको दे दिया 25, इसको दिया 15 के करीब।
इसको भी मैं 10 से 15 के बीच में ही नंबर दूंगा इस यूनिट को, ठीक है। फिर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट को दूंगा मैं, इसको दूंगा मैं 15 से 18 के बीच में नंबर। किसको? क्यों? क्योंकि यहाँ भी ठीक ठाक क्वेश्चन बन जाते हैं। कोफैक्टर है, एडजॉइंट की इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ है, एडजॉइंट की जो प्रॉपर्टीज़ है ना उन पर क्वेश्चन बनना ही बनना है। डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है, जैसे आपने देखा होगा कि डिटर्मिनेंट दे देते हैं, फिर कहते हैं आपको कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो आपको पता है ए की पावर एन माइनस। जो प्रॉपर्टीज़ बेस्ड क्वेश्चन हुए हैं ट्रिकी भी हैं, लेकिन अगर आदमी फंस गया और कोई एडजॉइंट में निकालने में लग गया तो उसका क्या है, पहले कोफैक्टर का बनाएगा फिर एडजॉइंट का, बहुत लंबा चला जाएगा उसके लिए। तो आपको एडजॉइंट की प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं ना। फिर ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से क्वेश्चन, या सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन। तो आई थिंक 15 से 18 क्या 15 से 20 मान के चलो आप, ये यूनिट भी आपको क्वेश्चन क्या कर सकती है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज़ बेस्ड क्वेश्चन है ये सारे। तो जब प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, ये याद रखना। साइमल्टेनियस इक्वेशन से क्वेश्चन आना ही आना है, और उसमें भी क्रैमर रूल से करना। क्रैमर रूल वो आपको शॉर्टकट तरीके देता है क्रैमर्स रूल से करने के क्वेश्चंस, तो वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आई थिंक ये भी हो गया 15 से 20। तो देखो 15 से 20 है ना, क्योंकि अभी हमको 15 नंबर एडजस्ट भी करने हैं ना। अरे 9 ही यूनिट है ना, तो 15 नंबर हमको एडजस्ट भी करने हैं। तो कुछ अब जैसे ये इंटीग्रल कैलकुलस है और ये डिफरेंशियल कैलकुलस है और इंटीग्रल, तो ये डोमिनेट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ लगभग लगभग सभी कुछ है ना। अब लेग्रांजेस थ्योरम है, रोलीज थ्योरम है, एप्लीकेशन है, नॉर्मल है, मैक्सिमा मिनिमा क्वेश्चन 100% मान के चलो। कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स होते हैं वो आते ही आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको क्या है आने के पूरे चांस है। लॉगरिथम डिफरेंशिएशन और आपका डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के तो आपको पता है ये कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से 2 या 3 क्वेश्चन, वो भी वो मॉडुलस वाले कि ये x-2 x-3 है ना, कि ये कहाँ पर डिफरेंशिएबल होगा नहीं होगा। आप लगभग पुराने पेपरों को भी स्टडी करोगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आ रखे हैं। और मैंने कहा आप मेरे चैनल पे देखो MCQ, और जो डिफरेंट दे रखे हैं मैंने बना भी रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बना रखे हैं। आप थोड़ा सा 400 450 की करीब वीडियो आप एक बार स्टडी करके देखिए चैनल को। बहुत यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाले सेक्शन से। बाकी तो ये डिफरेंशिएशन के रूल हैं, लेकिन इनमें ये लेग्रांजेस रोलीज थ्योरम से क्वेश्चन बनेगा, ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से बनेगा, डेरिवेटिव्स ऑफ फाइंडिंग टेंजेंट नॉर्मल और मैक्सिमा मिनिमा से क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो इसको भी मैं दूंगा, देखो डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस को। तो आई थिंक अगर 15-15 भी देते हो आप तो आ सकता है यहाँ से 15-15 नंबर के क्वेश्चन, है ना। 15-15 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि इसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती हैं। ये एरिया वाले से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको पता है वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वाला जो थ्योरम है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हो गया, बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इवाल्युएशन, तो वो आपको पता है जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं बाय पार्शियल फ्रैक्शन पार्ट्स। तो आई थिंक ये दोनों मिलाकर, अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से 20 दे दे, यहाँ से 10 दे दे, है ना, ऐसा भी कर सकता है वो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये है कि मतलब 15 यहाँ से देगा 15 यहाँ से, ऐसा कर सकता है वो 20 यहाँ से दे दे 10 यहाँ से दे दे, या ऐसा कर दे 18 यहाँ से दे दे और 12 नंबर का यहाँ से दे दे। बट आई थिंक ये दोनों को मिलाकर 30 नंबर दे ही देगा वो। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज, ये लीनियर इक्वालिटीज़ है, ये 10 से 12 नंबर की आ सकती है आपके पास, है 10 से 12 नंबर की है। सीक्वेंस एंड सीरीज आसान टॉपिक है, लेकिन 15 नंबर मान के चलो आप। 5 ज्योमेट्रिक के, 5 अर्थमेटिक के, 5 हार्मोनिक के, और मतलब मिक्स वाला भी आता है ज्योमेट्रिक, वो जो कंबाइंड सीरीज वाला क्वेश्चन है, तो वहाँ से भी आपका एक वो आता है मीन निकालने को कि अर्थमेटिक मीन बिटवीन दीज टू, तो इनका n की वैल्यू निकालो। आना ही आना है, या तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का आएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का आएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आएगा। क्लियर है, बड़ी अच्छी सीरीज़ है, बहुत आसान यूनिट है, आसान यूनिट है, और 15 नंबर दिला देगी तुमको। थोड़ा पढ़ लो इसको, रिलेशन एंड फंक्शन, तो ये भी आपका 15 से 17 के बीच में आ सकता है। अच्छा यूनिट है और बढ़िया यूनिट है। तो ये तो मेरा एनालिसिस। अभी मैं आगे दूसरा मैंने बताया ना जो मैंने करवा रखा है, डिफरेंट प्लेटफॉर्मों से एनालिसिस करवा रखा है, वो भी मैं बताऊँगा आपको। अब आ जाओ पेपर 2 पे। तो पेपर 2 पर मैथमेटिकल इंडक्शन है, आसान यूनिट है, तो 15 नंबर मानो। क्यों? क्योंकि 15 इसलिए कर दिया, 15 से 20 ले लो इसको। 15 से 20 इसलिए कर दिया क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़, कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट, लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, कि जैसे z-1 और z+2 क्या बना रहा है, ये आ सकता है। स्क्वायर रूट का क्वेश्चन हर बार आता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, है ना। तो
इसलिए मैंने इसको कितना दे दिया, 15 से 20 नंबर दे दिया। इसमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के 3 से 4 क्वेश्चन, बाकी सारे कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टीज़ है, कॉम्प्लेक्स का मॉड्यूलस है, आर्गूमेंट है, प्रॉपर्टीज़ हैं, पोलर फॉर्म है, आपका स्क्वायर रूट है, ये सारी चीज़ें, आर्गन प्लेन है, तो ये आ सकता है। फिर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो ये वो टॉपिक है जो तुमको सिलेक्शन दिलाते हैं भाई। देखो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, अगर मेरिट में ऊपर रहना है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये वो टॉपिक हैं जो आपको क्या करते हैं, जैसे ये न्यूमेरिकल एनालिसिस, यहाँ पर ये लीनियर प्रोग्रामिंग, न्यूमेरिकल, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, टफ टॉपिक है और ये लगा लो 20 नंबर का आएगा। तो ये आपको सिलेक्शन देने में बहुत फ़ायदा करने वाला है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन वाला जो सेक्शन है। और न्यूमेरिकल एनालिसिस भी 20 से 25 नंबर का आएगा, न्यूमेरिकल एनालिसिस भी। क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे वो ऑपरेटर वाले सारे, शिफ्ट ऑपरेटर, फॉरवर्ड ऑपरेटर, बैकवर्ड ऑपरेटर, ठीक है, फैक्टोरियल नोटेशन, पॉलिनोमियल फॉर्म, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। वो डेल एन जो होता है वो क्या होता है, एन फैक्टोरियल ए बी सी करके, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। फैक्टोरियल नोटेशन से कुल ग्रोगरी, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, बैकवर्ड इंटरपोलेशन, ठीक है। और आपका ये न्यूटन रेफसन मेथड, यानी आप लगाओ कि एक ना एक मेथड का रेट ऑफ कन्वर्जेंस का क्वेश्चन आना ही आना है। अब वो किसका आता है, रेगुलर फॉल्सी का आता है, न्यूटन रेफसन का आता है, किसका आता है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस। तो मतलब पता है आप लोगों के कौन से क्वेश्चन आते हैं कि भाई किसी फर्स्ट डिफरेंस दे रखा है तो आपको ये पॉलिनोमियल निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही आते हैं इसमें। एक बार मैंने कहा अब मैं पूरा एक वीडियो इस पर भी बना के दूंगा कि कौन से टॉपिक का क्या है। एक मैं थोड़ा सा ये अभी ये नंबर वाइज डिस्क्रिप्शन चल रहा है इसका क्लासिफिकेशन, तो ये 20 से 25 मानो, आप ज़्यादा भी आ सकता है। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन मैंने कहा स्कोरिंग पेपर है, स्कोरिंग यूनिट है, 25 भी दे सकता है वो, 20 से 25 भी दे देते हैं, क्योंकि यहीं से वो टफ क्वेश्चन बनने हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से। और इसमें वो क्या है, वो यूलर लेग्रांजेस इक्वेशन है, उसको अच्छे से पढ़ लेना आप, वहीं से 2-4 क्वेश्चन दे देता है वो यूलर लेग्रांजेस इक्वेशन से, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी कम। और कर्व पूछ लेता है कि ये कैसा बनेगा, ये कैसा बनेगा, ठीक है ना। तो आई थिंक ये वाला जो सेकंड पेपर है ये डिसाइसिव होने वाला है, क्योंकि ये थोड़ा टफ पेपर भी माना जाएगा ना। क्योंकि अब जैसे ये है 4 पेट मेथड है, कॉची प्रॉब्लम, तो देखो आप कॉची प्रॉब्लम के आप 4 से 5 क्वेश्चन मान के चलो कॉची प्रॉब्लम्स। सो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो ये सॉरी लेग्रांजेस मेथड है, जो लेग्रांजेस मेथड है, तो 4 से 5 क्वेश्चन, 4 पेट से एक आएगा, 4 पेट से एक आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब 100% मस्ट है, क्वेश्चन आएंगे और करा भी रखे हैं मैंने। देखो अब मेरे यूट्यूब में भी बोलता हूँ मैं, और एक भी नहीं 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 आएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से, ठीक है। डिग्री का आएगा, ऑर्डर का आएगा, लीनियर नॉन लीनियर का आता ही आता है डिफरेंशियल इक्वेशन से, लीनियर नॉन लीनियर कि यार कौन लीनियर है कौन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्लियर हो गया। फिर आपका आता है सी एफ पी आई के डिफरेंट केस है, तो क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन से बनेंगे आपको पता ही है कि अधिकतर वो 8x² e⁻², जिसमें सब मर्ज होते हैं, टिग्नोमेट्रिक भी, एक्सपोनेंशियल भी और एलजेब्रिक फंक्शन सारे मिक्स होते हैं, वाला आने के ज़्यादा, या ये वाले आते हैं x sin x, x cos x, जिनके राइट हैंड साइड में होता है। एक उसका क्वेश्चन जरूर बनता है होमोजीनियस का, ऐसा वाला, कैसा, x² d2y/dx² प्लस x dy/dx, जिसमें हम x को e⁻z मानते हैं, z = log x, और d/dx को क्या मानते हैं हम, d मानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन 100% श्योर आएगा आपका, ध्यान देना। तो इस तरीके से पढ़ो आप, अगर आपको निकलना है। मैंने फिर कहा निकलने के लिए एक ट्रिक काम आती है, कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत पढ़ते हो तो आप निकल जाओगे, नहीं। अगर आपके पास सिस्टमेटिक, आप मैनेजमेंट तरीके से आप कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कहाँ पर आपको ट्रिक लगानी है, ये सारे फैक्टर अगर आपके ध्यान में हैं तो भाई तुम्हारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और पढ़ रहे हो, सिर्फ पढ़े जा रहे हो, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ इतना आसान होता नहीं है निकलना। फिर अब जैसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें 5 केस होते हैं उसके, जो जहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के तब उसको एग्जैक्ट बनाना पड़ता है, जब वो ऑलरेडी एग्जैक्ट नहीं होती, del m/del y नॉट इक्वल टू del n/, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो 5 केस होते हैं, वो 1/fx + fy करके, ऐसे कुछ करके 5 केस होते हैं। तो वहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, आना ही आना है क्वेश्चन, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखो। और जैसे एक होता है वो बर्नौली इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और बर्नौली, जिसमें ये वाला होता है dy/dx + py = q, और dy/dx + py = qy⁴n, तो वहाँ से पक्का है क्वेश्चन आने। तो ये भी आप मान के चलो
कि यार ये यूनिट तो मैं कह रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन को भी मैं 25 ही नंबर दूंगा, 25 से 30 भी दे सकता हूँ इसको, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग को भी दूंगा मैं 20 से 25। अब वो थोड़ा पीछे ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये भी काफ़ी डोमिनेटिंग यूनिट है, हैं। अब ये देखो, यहाँ वहाँ 2D है, यहाँ 3D है, तो दोनों मिलाकर आई थिंक 30 नंबर या 35 नंबर, ये 40 तक दे सकता है वो, दोनों को मिला करके, दोनों को मिला करके 30 से 35 के बीच में ही आ सकता है। तो 20 यहाँ आ जाएगा, 15 वहाँ आ जाएगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन 15 नंबर, ठीक है। तो ये एक एनालिसिस मेरा यहाँ भी है, ये एक एनालिसिस यहाँ है। तो ये तो हो गया जो मैं पर्सनली सोच रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है ब्लूप्रिंट। लेकिन अब जैसे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, तो देखो काफ़ी है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन बनेगा, है ना। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन कम से कम बनेंगे आपके। और ये वहाँ से तो आते ही आते हैं। फिर ये आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन बनना है, बेस थ्योरम से क्वेश्चन बनना है ना। डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन बनना है, सैम्पल स्पेस से। तो मतलब अच्छा टॉपिक है और कठिन भी होता है ना, बच्चे नहीं निकाल पाते। अगर थोड़ा घुमा दिया क्वेश्चन, तो मैंने देखा बच्चों से निकलता नहीं है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। तो इसलिए ये यूनिट वो होती है जो आपको मेरिट में अप ले जाएंगी, मेरिट में अप ले जाएंगी, आप ऊपर ले जाएंगी मेरिट में। अगर आपकी इन पे कमांड बहुत अच्छी है आपकी, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हो गया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया, ये तो पूरा ही पेपर अच्छा है। ये वाला जो पेपर है सेकंड पेपर, कंपैरेटिवली फर्स्ट पेपर आसान है और सेकंड पेपर थोड़ा सा मुझे क्या लग रहा है कि ठीक है, वो आपके रैंक डिसाइडर, रैंक जो डिसाइसिव होगा वो यही होगा सेकंड पेपर। अगर जिनका सेकंड पेपर ठीक जाएगा वो फिर ले जाएंगे उसको। अब आ जाते हैं जो एनालिसिस कर रखा है उसको भी देख लेते हैं। उत्तराखंड लेक्चरर मैथ्स ब्लूप्रिंट है ना, तो इसमें मैंने कहा ना कि थोड़ा सा बहुत जो ये एनालिसिस किया है, तो मैंने इसमें चीज़ों की मदद ली है। जैसे हमारे कई प्लेटफॉर्म होते हैं, तुम्हें भी पता है, तो उनकी मदद भी ली है मैंने। तो वो सारे जैसे पेपर मैंने पहले दिए हैं लोग एनालाइज करने को, तब उन्होंने बताया है कि हाँ यार, जैसे मैंने यूकेपीएससी लेक्चरर का पेपर दिए, 2 पेपर 18 और 21 वाला दिया। साथ में एएसओ का पेपर अभी रिसेंट ट्रेंड में रहा है एएसओ। तो एएसओ का पेपर तुम्हारे लिए बेस पेपर का काम करेगा, एएसओ का पेपर तुम्हारे लिए बेस पेपर का काम करेगा। बस इसमें ये ध्यान रखना, थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा देना, थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल नहीं। तो एएसओ का पेपर भी 200 क्वेश्चन आए थे, ठीक ठाक पेपर आया था एएसओ का भी। असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर का जो पेपर है 200 क्वेश्चन आए थे, वो भी ठीक पेपर था। लेकिन वो तुम्हारे लिए बेस पेपर का काम, वो साथ में 2018 और 2021 में जो लेक्चरर का सब्जेक्टिव हुआ था, तो उसका बेस पेपर। उससे पहले स्टैटिकल ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, वो थोड़ा अलग अलग है। तो अब देखो इसमें मैंने क्या करा है, यूनिट वाइज बांटा है। तो देखो यूनिट 1 को 10 से 12 रिलेशन फंक्शन को, ये दूसरा है। ये एक मैंने अपना एनालिसिस बताया, ये जो है डिफरेंट एआई प्लेटफॉर्म का भी यूज़ करा है, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करके इसको मैंने बनाया है इस एनालिसिस को। तो सीक्वेंस एंड सीरीज एंड इनइक्वालिटी 8 से 10, 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 15 से 18, वेक्टर एनालिसिस 15 से 18, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट 18 से 22, सेट थ्योरी एंड मॉडल अलजेब्रा 22 से 26, इंटीग्रल कैलकुलस 20 से 25 और डिफरेंशियल कैलकुलस 25 से 30, ठीक है। तो ये वेरी हाई है इसका, है ना, वेरी हाई है। ये स्टार भी दे रखे हैं कि ये प्रायोरिटी क्या रखनी है, प्रायोरिटी क्या रखनी है आपको, ये प्रायोरिटी के हिसाब से। अब देखो इसमें क्या है, सिलेक्शन टॉपिक जिनसे सिलेक्शन होने के चांसेस है। कैलकुलस में रोलीज, लेग्रांजेस, टेलर सीरीज, है ना। मॉडर्न अलजेब्रा में ग्रुप, रिंग के ऑर्डर, आइसोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म। अरे मॉडर्न अलजेब्रा तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है यार। मॉडर्न अलजेब्रा तो मैं कुछ भी छोड़ने को नहीं कहूँगा, चाहे नॉर्मल, सब ग्रुप, आपका साइक्लिक ग्रुप, आपका ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, आपका कुछ भी परमुटेशन ग्रुप, कुछ भी होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, कुछ मत छोड़ना। मैट्रिसेस तो आपको पता ही है। फिर आ जाओ पेपर सेकंड का एनालिसिस है, 150 क्वेश्चन है, 3 घंटे में करने हैं। तो यहाँ भी देखो डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने ठीक ठाक वेटेज दिया है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी फिर बता रहा हूँ, ये आपका रैंक हाई, आपकी रैंक को हाई करने के लिए अच्छा टॉपिक है ये स्टैटिस्टिक्स एंड 3D 20 से 25, न्यूमेरिकल एनालिसिस, लीनियर प्रोग्रामिंग और इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स 15 से 18 और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन यहाँ पर कम दे रखा है, लेकिन ये ज़्यादा है। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन 20 ही मान के चलो आप। वैसे इसके क्वेश्चन बड़े होते हैं तो एक तरीके से, क्योंकि ये
AI बेस्ड एनालिसिस भी है और डिफरेंट AIs का भी मैंने इसमें यूज़ करा है। तो ये वो एनालिसिस है, तो शायद ये पेपर के बेस पे बोल रहे हैं ना, क्योंकि पेपर को एनालिसिस करवाया, फिर उन्होंने बताया ये कि ऐसा हो सकता है। तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के क्वेश्चन लंबे भी होते हैं, तो शायद वो कम दे दें, क्योंकि अगर ज़्यादा क्वेश्चन दे देते हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के, तो भैया 7-8 लाइन तो हर क्वेश्चन में लिखनी पड़ती है ना कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के। तो अगर 7-8 लाइन अगर आपको लिखनी पड़ गई तो टाइम का नहीं हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट भी तो देखना पड़ता है पेपर बनाने वालों को। तो आई थिंक इसलिए मैंने दोनों दिए हैं, एक मैं अपना एनालिसिस भी बता रहा हूँ और जो मैंने करा है या करवाया है उस एनालिसिस को भी मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं एक कंबाइंड एनालिसिस का मतलब है जिसमें मैंने कहा कि पेपर 1 में 2D है और पेपर 2 में 3D है, तो कंबाइंड इनका कितने नंबर का आ सकता है, यानी उसको फिर हम एक ही साथ ले रहे हैं ना 2D 3D को। तो ऐसा भी बन सकता है कि पेपर बनाने वाले ऐसे थोड़ी करेंगे कि पेपर 1 में 2D 3D, वो तो क्वेश्चन बनाएंगे कि यार हाँ ये 2D 3D या कोऑर्डिनेट के क्वेश्चंस बनाने। तो इसलिए वो वाला एनालिसिस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर देख लो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया और न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये आपके क्या है, सिलेक्शन टॉपिक है। सिलेक्शन टॉपिक का मतलब है ये आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है। अब कुछ की पॉइंट्स होते हैं, इनको ध्यान रखना हमेशा। देखो मैंने जैसे कहा कि जब आप क्या करते हो, दोनों पेपर 300 में से 200-220 तक का टारगेट रखना, 200 से 220, और जो जर्नल वाले हैं वो थोड़ा 230 तक। वैसे 200-220-30 बहुत होता है मैथ्स में, बट आई थिंक फिर भी आप लोग क्या है, और शॉर्ट ट्रिक पे ज़रूर काम करना है यार। देखो शॉर्ट ट्रिक मैं हमेशा बोलता हूँ, जिनको पढ़ाता भी हूँ मैं, अपने बैच जो पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने उनमें बोला है अगर 150 में से कम 50 क्वेश्चन आप ऐसे करोगे जिनमें आपको पेन की ज़रूरत ना पड़े, नहीं तो कम से कम 40 तो मान के ही चलो, ठीक है। और जिसके 30, और जो 30 से कम क्वेश्चन ऐसे कर रहा है कि जिसको पेन की ज़रूरत पड़ रही है, तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा, फिर नहीं होगा सिलेक्शन। मैं फिर बता देता हूँ आपको, सिलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे हों आपके पास जहाँ आपको पेन ना, सीधा आपने देखा और सॉल्व कर दिया, देखा और दिमाग में सॉल्व कर दिया, देखा और दिमाग में सॉल्व कर दिया, तो तब आपके सिलेक्शंस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ना। क्लियर है। तो ये चीज़ें कुछ हैं। तो ये एक एनालिसिस, अभी दूसरा एनालिसिस भी बताऊंगा। बाकी मैंने इसके बारे में तो आपको बता ही दिया कि अगर मेरी लाइव क्लासेस से, रिकॉर्डेड क्लासेस से जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे को, और ये सारे कोर्स में कवर करता हूं, और पॉली लेक्चरर का भी जो है मेरे पास बैचेज़ हैं, पुराने लेक्चरर के भी हैं, LT के भी हैं। तो आप जहाँ से भी मेरे से जुड़ना, ये मेरे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। क्लियर है। ये तो हो गया एक एनालिसिस। अब दूसरा एनालिसिस आपको दिखाते हैं फास्ट तरीके से, क्योंकि वो भी देखना हमारे लिए आवश्यक है। तो थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, टाइम देंगे मेरे को। अब देखो एक एनालिसिस ये भी है ना, ये भी एक एनालिसिस है। तो इस एनालिसिस को भी अगर आप स्टडी करें तो डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस को ये कंबाइंडली 35 से 40 दे रहा है, सेट थ्योरी मॉडल अलजेब्रा को 25 से 30 दे रहा है, मैट्रिक्स 15 से 20, वेक्टर एनालिसिस को 15, 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को 15 से 20, रिलेशन फंक्शन एंड इनइक्वालिटीज़ को ये देखो, ये पेपर 2 का 30 से 35, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 25 से 30, 3D ज्योमेट्री 20 से 25, न्यूमेरिकल एनालिसिस 20 से 25, लीनियर प्रोग्रामिंग 15 से 20, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन 15 से 20, है ना। अब ये है, देखो ब्लूप्रिंट किस यूनिट का कितने सवाल हो सकते हैं। तो प्रायोरिटी वाइज देखो, P1 किसको प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है, कैलकुलस को देनी है, तो डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस मिलाकर 35 से 42, P2 डिफरेंशियल इक्वेशन 28 से 32, P3 प्रायोरिटी नंबर 3, मतलब ये प्रायोरिटी से पढ़ सकते हो, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 25 से 30, प्रायोरिटी नंबर 4 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एंड सेट। लेकिन मेरी प्रायोरिटी में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और सेट काफ़ी ऊपर है। मैं अगर प्रायोरिटी दूंगा तो मैं इसको 1 दूंगा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और सेट को नंबर 1, डिफरेंशियल इक्वेशन को नंबर 2, न्यूमेरिकल एनालिसिस को नंबर 3 है। ये ध्यान देना आप, अगर मैं दूंगा तो मैं किसके हिसाब से दूंगा, मेरा जो है ये P1 है, मेरा P1 ये है, P2 ये है, P3 मेरा ये है, ठीक है, P4 है। लेकिन क्योंकि ये 12th बेस्ड भी है तो इसलिए ये वाला भी होता है इसमें, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, आप ओवरऑल हर तरीके से अपने लिए आइडिया लगा लीजिए। मतलब मैं आपको आइडिया देना चाहता हूँ कि यार हाँ, जैसे LPP एंड अदर्स है, तो ऐसा नहीं है कि LPP से तो बहुत शॉर्टकट क्वेश्चंस बन जाते हैं ना भाई, उससे ठीक ठाक क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सिलेबस भी देखना पड़ेगा ना कि किस टॉपिक का सिलेबस क्या है। अब जैसे
मैट्रिक्स और मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स अगर आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर हो सिलेबस में तब तो वो बहुत डोमिनेटिंग हो जाता है, लेकिन यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स सारा 11वीं 12वीं का ही बेस है उसमें, तो वो भी इस एनालिसिस का एक कारण बना है। तो मैं पूरी तरीके से ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें आप देखेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा इसमें मिलने वाला है। देख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स कैलकुलस हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, वेक्टर एनालिसिस हो गया, एक सिलेक्शन दिलाने वाले टॉपिक्स जो आपके स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है, कंसेप्चुअल एंड लॉजिकल यूनिट है ना। अब ये देखो, ये अलग अलग है, ये कंबाइंड भी दे दिया उसने, मैंने कहा ना कंबाइंड भी दे रखा है, प्रायोरिटी वाइज दे रखा है। ये भी एक क्या है, एनालिसिस है। अलग अलग प्लेटफॉर्म से मैंने ये एनालिसिस बनवाए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को पूरा आइडिया रहे कि हाँ यार क्या चीज़ कैसे पढ़नी है और क्या चीज़ कैसे पढ़नी है। अब ये है कौन से टॉपिक्स में क्या चीज़ें ज़्यादा डोमिनेट कर सकती हैं, किसका मीडियम रहेगा, किसका डिफ़िकल्टी लेवल हाई रहेगा, किसकी प्रायोरिटी आपको हाई रखनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने क्या कर लिया है, डिस्कस कर ही लिया है लगभग। तो ये देखो, ये सारे डिस्कस करे हैं मैंने, और मैंने समरी फॉर्म में आपको शुरू में बता भी दिया है ना, शुरू में मैंने बता भी दिया है। तो ये एक मेरी तरफ से एनालिसिस है। फिर मैंने कहा कि आप लोगों को किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना। देखो, एक तो यार ये ध्यान रखो, शॉर्टकट। अगर आपके पास शॉर्टकट नहीं है तो बहुत आपके लिए दिक्कत होने वाली है। आप लोग पढ़ रहे हो, लेंदी तरीके से पढ़ रहे हो, जैसे 12वीं में हो रखा है, बीएससी में, नहीं, मत पढ़ो, वैसे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। ट्रिकी कहाँ पर, देखो ये सारे, इसलिए तो मैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को ज़्यादा देता हूँ, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें बहुत ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, ठीक है। न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी ठीक ठाक बन जाते हैं ट्रिकी क्वेश्चंस, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में बन जाते हैं ये एडजॉइंट वाला, प्रॉपर्टीज़ वाला। फिर जैसे पेपर 2 है, तो पेपर 2 में आपका भाई ये डिफरेंशियल इक्वेशन में भी कई सारे क्वेश्चन सॉल्व भी करने पड़ते हैं, कई ट्रिकी भी हो जाते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग में ट्रिकी क्वेश्चन ठीक ठाक मिल जाते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कमी है ना, देखो सिंप्लेक्स है और डुअल सिंप्लेक्स है, अब वो ट्रांसपोर्टेशन होता, असाइनमेंट प्रॉब्लम होता, तो तब इसका रेशियो बढ़ सकता था। तो यही चीज़ें हैं कि अब आप मुझे बताना कि आपको मैं ऐसा करूँगा यूनिट वाइज एक, अब जैसे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो इसका यूनिट वाइज में बता। वैसे मैंने कहा एक चीज़ विशेष ध्यान रखो आप, क्योंकि 150 नंबर के पेपर हैं, तो 150 नंबर के अगर पेपर हैं तो लगभग शायद ही कोई टॉपिक है जो छूटेगा पेपर से, शायद ही कोई टॉपिक है जो छूटेगा, लगभग हर टॉपिक कवर होगा यार, क्योंकि 300 टॉपिक थोड़ी हैं ये, 300 जैसे 4 पिट मेथड, ये एक मान लो, ये एक मान लो, ये एक मान लो, तो सारे कवर होंगे आपके पास, सारे क्या होंगे, कवर होंगे। और आई थिंक आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया इससे लगेगा। और बुक्स, कई लोग बुक्स लगे रहते हैं कि बुक्स बता दीजिए, तो बुक्स के मेरे 2-3 वीडियो डाल रखे हैं, आप देखना उनको। अगर किसी को दिक्कत है तो मुझे बताना, मैं सीधा लिंक ही प्रोवाइड करा दूंगा। एक मैंने दे रखा है कि एक वीडियो है कि बुक्स फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यानी कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो आप, उसके लिए जो बुक्स का कलेक्शन है वो मैंने दे रखा है। तो ये था, इस तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो आप लोगों ने देखा, और जिन्होंने वीडियो को अंत तक देखा होगा, मैं फिर बता दूं कि आपको फ़ायदा होगा, आप करिए। और कहीं पर दिक्कत है तो मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी मेरे यूट्यूब चैनल में भी लगभग सारा सिलेबस है, अगर आप देख सकते हैं, लेकिन वही है, थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यूनिट वाइज सर्च करना पड़ेगा, प्लेलिस्ट वाइज सर्च करना पड़ेगा। उसमें आपकी 10वीं 12वीं बीएससी एमएससी पेपर वाइज ये जैसे केवीएस, एनवीएस और यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी, सब प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देखिए उन प्लेलिस्टों को। और ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड लेक्चरर वाले को आपको केवीएस वाली प्लेलिस्ट नहीं देखनी है, आपको केवीएस वाली भी देखनी है और उत्तराखंड लेक्चरर वाली भी देखनी है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लाइव क्लासेस मेरी चलती है, उसका टाइम रहता है 8 से 9 के बीच में, मैं डेली लाइव भी रहता हूँ। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।